चलिए जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर कोई सवाल तो नहीं किसी का? आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं और आगे देखते हैं जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। क्या देखते हैं? जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि हमने अपनी लोकेशन के हिसाब से देर आर टू सोर्सेज ऑफ इनकम। लाइक क्या कह रहा हूँ मैं? हमारी लोकेशन के हिसाब से देर आर टू सोर्सेज ऑफ इनकम। एक वो जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, और दूसरा वो जिसको हम फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। तो बताएं कि जरा आपके ख्याल से पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम में और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंस होगा? जी जनाब। Would you like to differentiate between what is the difference between Pakistan source of income and foreign source of income? Anyone? नाम से बताएं, क्या डिफरेंस होगा? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम किसे कहते हैं और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम किसे कहते हैं? कोई आप में से बताना चाहे? What is Pakistan source of income? What is foreign source of income? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि वो जिसको हमने पाकिस्तान से कमाया के। और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? जो पाकिस्तान से बाहर कमाई है। ओके। ओके। अब मुझे बताएं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम वो है जो हम पाकिस्तान में से कमाते हैं, और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है जो हम बाहर से कमाते हैं। मुझे बताएं, किस इनकम पे हम टैक्स लेंगे? क्या पाकिस्तानी इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा? क्या फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा? सोचें 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 सोचें। क्या पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स पे होगा? क्या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स पे होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। एक भाई ने कहा जी फॉरेन पे नहीं होगा, एक ने कहा होगा। ठीक है। ओके। तुक्के मार रहे हैं, तुक्के लगे, तुक्के लगे, तुक्के लगे। अब सवाल ये है और बात ये है कि जियोग्राफिकली ना, मतलब लोकेशन के हिसाब से हमारी दो इनकम है। एक है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, और एक है हमारी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम।
पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो इनकम जो आपने कमाई ही पाकिस्तान से। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहाँ से आई है? बैरून मुल्क से। अब सवाल ये है किस पे टैक्स लेंगे किस पे नहीं लेंगे। जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है ना, रिमेंबर, ये हमेशा टैक्सेबल। क्या है? हमेशा टैक्सेबल। तो इसका मतलब आप जो भी पाकिस्तान से पैसा कमाएंगे उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना ही करना है। सैलरी है पाकिस्तान में, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, जो भी है, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। अब बात है हमारे पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की। इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की, क्या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल है? द आंसर इज यस। सवाल है हाउ। रिमेंबर, रिमेंबर, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है पाकिस्तान का तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होती है। पर्सन किसे कहते हैं बताएं जरा। पर्सन किसे कहते हैं? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट। वेरी गुड। सवाल क्या है, असूल क्या है? ये रेजिडेंट होगा। अब मैंने यहाँ पे नेशनैलिटी की बात नहीं की कि कोई पाकिस्तानी है या नहीं है, उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है या नहीं है। ऐसी हमने कोई बात नहीं की। हमने बात की है रेजिडेंट की। अगर मैं आपसे पूछूं उर्दू में, तो उर्दू में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट बताएंगे? रिहायशी। वेरी गुड। क्या? रिहायशी। क्या होगा? रिहायशी। अब रेजिडेंट होना इसका मतलब क्या है, हमें देखना पड़ेगा। रेजिडेंट क्या है उसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है और किस तरह से है। इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी टैक्सेबल है, उसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम भी टैक्सेबल है। मतलब जो रेजिडेंट भाई होंगे वो फॉरेन सोर्स पे टैक्स पे करेंगे, वो पाकिस्तान सोर्स पे टैक्स पे करेंगे। लेकिन एक बंदा जो नॉन रेजिडेंट है वो ये करेगा, वो सिर्फ टैक्स पे करेगा। उसकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी, उसकी जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है वो हमेशा क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, असूल यही है कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होती है, ऑलवेज टैक्स एबल होती है। जी जनाब, ये नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करें। अब भाई पढ़ते हैं, रूल क्या हो गया, साथ ले ले मम्मा। टेक अ डीप ब्रेथ डियर।
जी जनाब, लिख लिया ये। अब हम चलेंगे आगे, और अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बिकॉज हमने यहाँ पे बात की है पर्सन की। पर्सन में क्या कुछ शामिल है? इंडिविजुअल, एओपी, गवर्नमेंट, कंपनी, ये सारे हैं। तो अब हम देखेंगे इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है। इन सब के रूल्स जो हैं वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर डैट ना, आपने एक बात याद रखनी है। क्या? कि बात करते हैं हम सबसे पहले गवर्नमेंट की। इसकी बात करेंगे हम सबसे पहले गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट होती है। गवर्नमेंट क्या होती है? हमेशा रेजिडेंट होती है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, जिनको हम कहते हैं सरकारी मुलाजिम, ये क्या होंगे? हमेशा रेजिडेंट होंगे। चाहे पाकिस्तान में है या नहीं है, कहीं पोस्टिंग हो जाए, कितने भी चले जाए, जहाँ मर्जी चले जाए, सरकारी मुलाजमीन हमेशा क्या होंगे? रेजिडेंट कंसिडर हो रहे हैं। स्टार्ट करिए। हाँ भाई, क्लियर है ये। अब हम चलते हैं आगे। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि एओपी कैसे रेजिडेंट होगी। और कंपनी कैसे रेजिडेंट होगी, उनको हम क्या देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, और आते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। एओपी क्या होती है? एओपी क्या होती है? कौन सुनाएगा एओपी की? एओपी की कौन सुनाएगा डेफिनेशन? कल हमने पढ़ी थी एओपी क्या होती है।
तो जो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो बताए ना। जो हमने कल एग्जैक्ट पढ़ी थी वो बताएं। फॉर्म, हिंदू अनवर्ल्ड फैमिली, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। वेरी गुड। अच्छा जी, कंपनी याद है कंपनी क्या होती है? हाँ, ये भाई मैंने ये नहीं पढ़ाया, बिजनेस एंटिटी फॉर्म बाय टू और मोर इंडिविजुअल। अगर तुम पेपर में ये लिखा है तो मुड़ जाओगे। क्या हो गया? अगर तुमने पेपर में ये लिख दिया तुम पक्के पक्के उड़ जाओगे। क्या हो गया भाईजान? कंपनी एओपी में नहीं आती। ओके। अब हमने देखना है सबसे पहले कि कंपनी रेजिडेंट कब होती है कब नहीं होती। इसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। देखें, सबसे पहले है कि हमने ये हर एक टैक्स ईयर के लिए देखना है। मैं आपको बात करता हूँ, ये टैक्स ईयर कौन सा है? इस वक्त हम करंटली किस टैक्स ईयर में स्टैंड कर रहे हैं? बताएं। 26 में। तो ये हम हर टैक्स ईयर के लिए देखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर के लिए तो हर टैक्स ईयर मतलब 2026 है, हम 2026 में भी देखेंगे, हम 2027 में भी रूल देखेंगे, हम हर साल देखेंगे। हर साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो पहला है हमारे पास, दैट इज, रिमेंबर, अगर कोई भी ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी कंपनी जो बनी ही पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, अब पाकिस्तान के कानून जो है वो है कंपनीज एक्ट 2017, या कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है वो हमारी क्या कंसिडर होगी? वो हमारी हमेशा रेजिडेंट कंपनी कंसिडर होगी। उसके लिए कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, 15, 16, 19 कोई रूल नहीं देखेंगे। एक कंपनी अगर पाकिस्तान में बनी है तो वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा हमारी रेजिडेंट कंपनी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। वो क्या होगी? हमेशा रेजिडेंट कंपनी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। गॉट इट? अब अगली बात जो है ना, अगली बात, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाले ये किन कंपनीज के लिए है? ये उन कंपनीज के लिए है जो पाकिस्तान में फॉर्म नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पाकिस्तान में फॉर्म नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अब ये कौन सी हो सकती हैं? सर, एक कंपनी है जो बनी ही सऊदी अरेबिया में, उसकी ब्रांच यहाँ पे काम कर रही है तो उसकी हम बात कर सकते हैं। जैसे अरामको है, ये अरामको जो है क्या ये पाकिस्तान में बनी है कि सऊदी में बनी है? अरामको सऊदी कंपनी है बट पाकिस्तान में काम कर रही है ना।
बट ये पाकिस्तान में काम कर रही है। ऐसी कंपनीज के लिए रूल है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है लेकिन पाकिस्तान में बनी नहीं, रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली मुकम्मल तौर के ऊपर, मतलब सारी मैनेजमेंट सारे शेयर होल्डर्स, अगर एक दिन के लिए भी इस टैक्स ईयर में, ये टैक्स ईयर शुरू हुआ आपका 1 जुलाई पे, खत्म हुआ 30 जून पे, अगर इस पूरे एक टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पे सिचुएटेड हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे रेजिडेंट कंपनी कह रहे हैं। ये किसके लिए रूल है? उन कंपनीज के लिए जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। जो कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं उनके लिए रूल नहीं है। जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई है वो हमेशा क्या होगी? रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? और थर्ड है हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये हमने कल ही कहा था कि ये गवर्नमेंट जो है वो हमारी कंपनी कंसिडर होती है। इन तीनों को पढ़ लें। इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट जो है वो हमारा क्लियर हो सकता है। ठीक है जी। कंट्रोल मैनेजमेंट, मैनेजर्स वगैरह वगैरह और शेयर होल्डर डायरेक्टर सबको कंबाइन कहते हैं कंट्रोल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान में मौजूद होना। सिचुएटेड का मतलब है पाकिस्तान में अवेलेबल होना, पाकिस्तान में मौजूद होना। इसको हम कहते हैं। हाँ भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट भाई। एलडीए, एलडीए सूबाई हुकूमत का इदारा है। मेट्रो बस सूबाई हुकूमत का इदारा है। तो ये हमेशा क्या रहेंगे? रेजिडेंट ही रहेंगे हमेशा। ओके। नहीं, फिजिकल प्रेजेंस, ऑनलाइन तो नहीं ना। फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। हाँ भी क्लियर है ये। तो आपको अगर पेपर में सवाल आता है तो सबसे पहले देखना है कंपनी बनी कहाँ पे है। अगर कंपनी बनी पाकिस्तान में है तो रेजिडेंट है। उसके लिए कोई ABCDEFG हमने नहीं देखना। ये सारा कुछ ABCDEF वट एवर जो भी है, ये अदर कंपनीज के लिए जो इसके अलावा होंगे। भाई फिजिकल मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। सारे पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल एक इनका मेजर पार्टनर मर जाता है, सारे उसके जनाजे भी आ जाते हैं, तो फिजिकल प्रेजेंट है कि हाँ भाई इस साल के लिए कंपनी जो है वो क्या हो गई? रेजिडेंट हो गई। ठीक है। और बताएं। अब ये नहीं है कि आप बंदा मार के रेजिडेंट हो, आप मीटिंग करके भी रेजिडेंट हो सकते हैं। होली का मतलब क्या है? होली का मतलब है दोनों। मतलब सारा कंट्रोल, सारे डायरेक्टर सेक्टर, सारी मैनेजमेंट सारे यहाँ पे मौजूद होने चाहिए।
ये ना हो कि एक डायरेक्टर आ गया दो नहीं आए, ऐसा नहीं। सारे के सारे जो है वो यहाँ पर क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। ऑल। जी जनाब। तो ऐसा नहीं होता ना, अगर ऐसा हो गया तो फिर है, उनको ही पता है। इसलिए जो मित्सुबिशी या जो टोयोटा की जो है जापानीज डायरेक्टर, वो पाकिस्तान आते नहीं है, एक आधा बंदा भेजते हैं कि ना वो कभी यहाँ पे आएंगे, ना वो रेजिडेंट होंगे। अगर वो रेजिडेंट नहीं होंगे तो उनकी फॉरेन इनकम जो है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी, सिंपल। सॉरी, अब आगे बात करते हैं एओपी। एओपी रेजिडेंट कब होती है, इसको जरा हमने यहाँ पर देखना है। रिमेम्बर, एओपी के लिए क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सिचुएटेड इन पाकिस्तान, पार्टली या होली। मतलब पूरा एक टैक्स ईयर है, उस टैक्स ईयर में अगर एक आधा पार्टनर भी पाकिस्तान में आ गया ना, तो उस टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या था, कंपनी के लिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली। इसमें पार्टली या होली, अगर एक पार्टनर एक मैनेजर भी पाकिस्तान में मौजूद हुआ, तो उस साल के लिए वो एओपी जो है वो क्या कंसिडर होगी, प्रेसिडेंट कंसिडर हो रही होगी। हाँ भाई, क्लियर है ये भी। अब हम चलते हैं, हमारे पास 3 पर्सन हो गए हैं, गवर्नमेंट भी डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल की। एंटायर ईयर में एक दिन के लिए भी अगर आपकी ये कंट्रोल मैनेजमेंट है, तो वो रेजिडेंट कंसिडर होगी। अब बात करेंगे इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल में क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आएगी डेज की, इसको जरा हम देखते हैं। इसके लिए वापस हम जरा चलते हैं अपने वन नोट पे। दिस इज अवर वन नोट, यहाँ पे देखते हैं। अब इंडिविजुअल का रूल जरा सा हम उसको तफसील में डिस्कस करते हैं, हम उसको तफसील में जो है पढ़ते हैं। इंडिविजुअल मतलब ही और शी। अगर रिमेंबर, इंडिविजुअल में सबसे पहले देखना है कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है। दे आर ऑलवेज रेजिडेंट, दे आर ऑलवेज रेजिडेंट। कहीं पे भी आपने नाम पढ़ लिया सरकारी मुलाजिम का, कहीं पे भी आपने नाम पढ़ लिया सरकारी मुलाजिम का, तो वो हमेशा क्या रहेगा,
वो हमेशा रेजिडेंट रही है। हमेशा। हमेशा। अब अगला रूल जो है ना, वो है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब उसमें क्या है, इफ अ पर्सन स्टेज मोर देन 183 days इन अ टैक्स ईयर। क्या? इफ अ पर्सन स्टेज मोर देन 183 days इन अ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर में हमने देखना है, अब देखिए, टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2025 को, खत्म हुआ 30 जून 2026 को। ये ईयर एंड है, इस डेट तक, इस डेट से लेके इस डेट तक। अगर किसी भी इंडिविजुअल का स्टे 183 दिन या उससे ज्यादा हो गया, 183 दिन या उससे ज्यादा हो गया, तो वो हम क्या होगा, कंसीडर हो रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम रेजिडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिडेंट। क्या कहेंगे? रेजिडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिडेंट कहेंगे। ओके। इज दैट क्लियर? आपने कब तक डेज काउंट करने हैं? 30 जून तक। एक मिनट मुझे बताएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब छोड़ने के बाद क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा? सोच के जवाब दें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब छोड़ने के बाद क्या, लॉजिकल बात करें ना, अच्छा जब हम ये डेज की बात करते हैं ना, ये हमने जब 183 डेज काउंट करा, अच्छा पता है आपको 183 डेज क्यों कहते हैं, 183 डेज और मोर क्यों कहते हैं? क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर 365 को 2 पे डिवाइड करो कितना आता है? 182.5 आता है। तो ये 183 डेज इज एक्चुअली मोर देन अ हाफ ईयर। तो दैट्स वाई इसको हमने क्या रखा है, 183 डेज रखा हुआ है। गॉट इट? अच्छा जी, जब हम डेज की बात करेंगे ना, इन 183 डेज में कौन कौन से डेज आएंगे? रिमेंबर, डे ऑफ अराइवल, जिस दिन आप पाकिस्तान आए हैं वो दिन भी काउंट करेंगे। डे ऑफ
डिपार्चर वो भी काउंट करेंगे। पार्ट ऑफ डे वो भी काउंट करेंगे, किस दिन आए, किस दिन गए, क्या दिन का हिस्सा था, वो भी हम काउंट करेंगे। उसके अलावा अगर आप हॉलीडेज के लिए पाकिस्तान आए हैं, वोकेशन के लिए आए हैं, ये सारे दिन काउंट होंगे। अगर आप पाकिस्तान फंस गए हैं लॉकडाउन से, या कोई सिटअप धरना वगैरह हो गया है, ये सारे डेज जो है वो काउंट होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट वन डेज, वो है डेज इन ट्रांजिट। वो है डे इन ट्रांजिट। डे इन ट्रांजिट कभी भी नहीं काउंट करते। व्हाट इज डे इन ट्रांजिट? आपकी ये फ्लाइट उठी श्रीलंका से, जाना है इसने यूएई, लेकिन रास्ते में लाहौर में वो रुकती है, पेट्रोल शेट्रोल भरवाती है, आपको लेवर करती है, तो यहाँ पे जो स्टे है ये आपका इन ट्रांजिट कहलाएगा। इसको हम कभी भी काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, क्लियर है। अच्छा जी, पार्ट ऑफ डे, सुबह आए शाम को चले गए, दुबई से फ्लाइट पकड़ी, कराची मीटिंग के फिर चले गए, तो दिन का हिस्सा है वो भी काउंट होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है? ये पाकिस्तानी शहरियों के लिए है। ये किसके लिए है? पाकिस्तानी शहरियों के लिए है। क्या मतलब? कि वो लोग जिनके पास पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड है, जिनके पास पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड है। वो बंदा जिसके पास पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड है, अगर वो बंदा दुनिया में किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, मतलब एक पाकिस्तानी है, वो दुनिया में किसी भी कंट्री में उसका स्टे 183 डेज का नहीं है, मतलब ना वो पाकिस्तान रेजिडेंट है और दुनिया में कहीं भी नहीं, मतलब वो कभी सऊदीया बैठता, कभी यूएई, कभी अमेरिका, कभी कतर, वो कहीं भी उसका स्टे अगर 183 डेज नहीं है ना, मतलब वो पाकिस्तानी जो दुनिया में किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, वो हमारा रेजिडेंट कंसिडर होगा। क्या होगा? हमारा रेजिडेंट कंसिडर हो रहा होगा। क्या होगा? हमारा रेजिडेंट कंसिडर होगा। हाँ, आप पाकिस्तान को पढ़े, पाकिस्तान में इसका स्टे 183 डेज होना चाहिए, दुनिया में नहीं, जहां मर्जी। पाकिस्तान में जिसका स्टे 183 डेज है वो रेजिडेंट है। अगर कोई पाकिस्तानी है, अगर उसका स्टे दुनिया में किसी भी कंट्री पे 183 डेज जो है वो नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा? रेजिडेंट कंसिडर होगा। उसके बाद शर्त क्या है? उसके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। क्यों भाई, क्लियर है ये? इससे दफा रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। लगातार ना हो, गैप हो, आप आए हैं चले गए हैं, हो सकते हैं।
एक आपका पाकिस्तान रेजिडेंट हो गया है, तो दुनिया में उसने अगर कहीं भी इनकम कमाई है, उसका टैक्स वो पाकिस्तान में देगा। अदर कंट्री में देना होगा देगा। अदर कंट्री का ताल्लुक ही नहीं हमारे साथ। हाँ, थर्ड पॉइंट में पाकिस्तान में भी नहीं है, और दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके पास चूंकि आईडी कार्ड पाकिस्तान का, तो रेजिडेंट है वो। हाँ, भी क्लियर है ये। नहीं, अगर शनाख्ती कार्ड किसी और का, तो क्या वो थर्ड में फॉल करता है? जब इतना तुम्हारे पास अगर अमेरिका का शनाख्ती कार्ड है, तो क्या तुम पाकिस्तान के शहरी हो सकते हैं? बताओ। खुद सोच के बताओ, एक बंदा पाकिस्तान का शहरी ही नहीं है, अमेरिका का आईडी कार्ड है। एक बंदे के पास आईडी कार्ड ही अमेरिका का है, तो क्या वो बंदा पाकिस्तान का शहरी हो सकता है, सिटीजन हो सकता है? नहीं ना। तो फिर, तो इसको एक दफा पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। पूछें पूछें। अगर आपका रेजिडेंट कोई बाहर के मुल्क में, उसका 183 डेज है, इसका मतलब है वो आपका रेजिडेंट हो सकता ही नहीं है। आपका रेजिडेंट होने के लिए उसका पाकिस्तान में स्टे 183 डेज होना चाहिए। जब उसका स्टे ही बाहर की कंट्री में है, तो वो कैसे हो जाएगा प्रेसिडेंट? खुद सोच के बताएं, सोच के जवाब दें। सोच के। हो सकता है पॉसिबल। एक पर्सन जिसका शनाख्ती कार्ड भी हो, उसका बाहर कंट्री में हो या कोई इशू नहीं, बस चाहिए। जो कि सवाल समझ नहीं आया। जो कि सवाल समझिए, दोबारा पूछें। आप माइक को देकर सवाल पूछ लें। माइक को देकर सवाल पूछ लो, कि सवाल समझ नहीं आया, मुझे वॉइस मैसेज करके मैं आपको वहां पे देता हूँ।
दो कंट्रीज का आइडेंटिटी कार्ड हो, कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, दो कंट्रीज का अगर हो, आपने फिर सेकंड रूल पे जाना है कि 183 डेज पाकिस्तान में होने चाहिए। फिर आप सेकंड रूल पे जाएंगे ना कि 183 डेज पाकिस्तान में होने चाहिए। और और कोई सवाल? ऑल क्लियर? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया कि रेजिडेंट टैक्स पेयर क्यों ना हो। एक बंदा रेजिडेंट है, उसको टैक्स तो पे करने हैं, और ये रेजिडेंट ना भी है तो पाकिस्तानी इनकम पे तो अपने टैक्स हर हालत में पे करने ही करने हैं। पाकिस्तानी इनकम में तो कोई माफी नहीं है। अगर एक बंदा दुनिया में कहीं का भी भाई वही तो कह रहा हूँ थर्ड पॉइंट में, कि एक पाकिस्तानी शहरी वो दुनिया में कहीं रेजिडेंट नहीं है, तो वो आपका रेजिडेंट क्लियर होगा। बात तो पूरी पड़े। अगर कोई इंडिविजुअल जिसके पास आपका आईडी कार्ड है, उसके लिए रूल अप्लाई होगा। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास आईडी कार्ड है, वो दुनिया में कहीं भी उसका स्टे 183 डेज नहीं है, तो भाई वो आपका रेजिडेंट है क्योंकि उसके पास आपका आईडी कार्ड है। ठीक, कल मिलते हैं। कल इसको वाइंड अप विद पास्ट पेपर्स करते हैं, फिर हमारा चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। छोटी डिस्कशन रह गई है, उसके बाद चैप्टर हमारा ये एंड हो जाएगा कल विद पास्ट पेपर्स।